भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा कक्षा बीए बीएड बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए हिंदी का एक टॉपिक लेके आई हूँ, कारक। तो आज हम कारक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कारक कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, वो हम देखेंगे। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक हिंदी व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल किसी क्रिया के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता हो, उसे कारक कहते हैं। या फिर प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है जो क्रिया में सहायक हो, या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वह कारक है। कारक की मदद से क्रिया के कर्ता, विधि, उपकरण, प्राप्य, समय, स्थान, कारण व कार्य के बारे में पता चलता है। कारक शब्द क्रिया के हर काम में भूमिका निभाते हैं और उस काम को खास तरीके से बताते हैं। विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारक के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है, सब में अलग अलग होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में 8 कारक होते हैं। जर्मन भाषा में 4 कारक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कौन कौन से। कर्ता के साथ कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, हो। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकरणाधिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धरहूँ यह ध्यान। विशेष जो नोट करने वाली बात है वो विशेष देखेंगे हम। कर्ता से अधिकरण तक विभक्त चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पहला कर्ता कारक। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। जो कर्ता है वो कौन है, करने वाला। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करता है, वो कर्ता कहलाता है। जैसे हम देखते हैं दूसरी परिभाषा इसमें, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कहलाता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, रवि ने पत्र लिखा, लड़की स्कूल जाती है। अब जैसे रवि ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा क्रिया है जिसका संपादक कौन है, रवि है। यानी कर्ता कारक कौन है, रवि। कर्ता कारक का कारक चिन्ह शून्य और ने है। जहाँ ने चिन्ह लुप्त रहता है, वहाँ कर्ता का
शून्य चिन्ह माना जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, यहाँ सूर्य में शून्य कारक चिन्ह है। कर्ता के मूल कारक चिन्ह ने या शून्य होते हैं, तथापि कभी कभी को से द्वारा के द्वारा का प्रयोग भी कर्ता में देखा जाता है। जैसे काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। कर्ता कौन है इसमें? अध्यापक। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता है क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता जताता है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला आता है हमारा कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम कर्ता है और रावण कर्म कारक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पुलिस कर्ता कारक है और चोर कर्म कारक है। कार्य जिस पर हो रहा होता है वह कर्म कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, इस वाक्य में आम कर्म है। मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है, परसर्ग चिन्ह को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म है। इसमें कर्म कारक का हिंदी पर्याय को नहीं लगा है। अगला आता है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या उपकरण। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है करण कारक कहलाता है। जैसे ललिता चाकू से फल काटती है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी बस के द्वारा जयपुर गए, मोहन लाठी से सांप को मार रहा है, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसकी हिंदी पर्याय से के द्वारा है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कलम करण है क्योंकि लिखने का काम कलम से किया गया है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है, अतः बाण से करण पद है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण पद है। अगला आता है हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कहते हैं। इसका हिंदी पर्याय के लिए है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है,
रमेश महेश के लिए आम लाया। तो रमेश है वो किसके लिए आम लाया है? वो रमेश महेश के लिए आम लाया। नरेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया। सीता रीता के लिए चाय बना रही है। इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान अवस्था में है। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय से है कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। पेड़ से क्या गिरा? आम। तो अलग होने के भाव से होता है इसमें। तो पेड़ से आम में वो क्या हो गया? अलग हो गया। इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा। संगीता घर से चल पड़ी। छात्र खेलकर मैदान से चले गए। तोता पिंजरे से उड़ गया। गंगा हिमालय से निकलती है। इन दोनों वाक्यों में छत से और घर से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः घर से और छत से अपादान अवस्था में है। निम्न स्थानों पर भी अपादान कारक होता है। जैसे गत्यार्थ क्रिया वाले वाक्यों में प्रधानमंत्री चीन से लौट आए हैं। वह अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा है। अगला दूसरा है हमारा भय के भाव में। जो भय होता है उसके भाव में भी अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा सांप से डर गया। खरगोश बाघ से डरता है। घृणा या तीसरा घृणा या ईर्ष्या के भाव में सरिता को गंदगी से बहुत घृणा है। मतलब उस गंदगी से दूर रहती है तो इसमें भी अलग होने का भाव होता है, तो इसलिए इसमें भी अपादान कारक। राम श्याम से ईर्ष्या करता है लज्जा के भाव में। अगला आता है लज्जा के भाव में। बहू ससुर से शर्माती है। छात्र शिक्षक से लजाता है। अगर हम किसी की तुलना करते हैं तो तुलना के भाव में भी अपादान कारक होता है। जैसे चीन भारत से बड़ा देश है। चीन वो भारत से क्या है? बड़ा देश है। सीता रीता से अधिक बुद्धिमान है। अगला आता है हमारा संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय का, के, की, रा, रे, री है। ये हिंदी सर्वनामों में अभी भी भिन्न कारक रूप में दिखाई देता है। जैसे मैं, मेरा। उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है। यह कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध अवस्था में है। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राहुल की किताब है। इस वाक्य में राहुल की संबंध अवस्था में है क्योंकि यह राहुल का किताब से संबंध बता रहा है। अगला आता है अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो अधिकरण है, अधिकरण का तात्पर्य है आधार। इसका आधार क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली
रहती है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण उपयोग की है। मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी हिंदी प्राय में पर है, जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण है। यह आधार तीन प्रकार का होता है। तो पहला है स्थानाधार। जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बने, जैसे बंदर बंदर पेड़ पर बैठा है, कमरे में पंखा चल रहा है, मछलियाँ जल में रहती है। तो इन बंदर का आधार क्या है? पेड़। कमरे में क्या चल रहा है? पंखा। तो पंखा का आधार क्या हो गया? कमरा। मछलियाँ जल में रहती है, तो मछली का आधार क्या है? जल। समयाधार समय। जब कोई कालबोधक शब्द क्रिया का आधार बने, जैसे मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, टाइम का समय बता रहा है। राखी 2 घंटे में अपना कार्य निपटा लेगी। अगला आता है तीसरा भावाधार। जब कोई क्रिया ही क्रिया का आधार बने, जैसे लक्ष्मण पढ़ने में तेज है, खिलौने दौड़ने में तेज है। अगला आता है हमारा लास्ट संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह ये लगाया जाता है, जैसे अरे भैया, क्यों रो रहे हो, हे गोपाल, यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, यह क्या हो गया। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है, क्योंकि यह संबोधन है। यह हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है। आगे देखते हैं हम इसकी दूसरी परिभाषा। संज्ञा को जिस रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, ये संबोधन कारक है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। अरे श्याम, तुम जयपुर से कब लौटे। ए भाई, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे राधा, तुम वहाँ क्या कर रही थी। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त न होकर अकेले भी आते हैं। जैसे अरे इधर आओ, अजी क्या बाजार जा रही हो, अरे क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई। कब नोट करते हैं हम एक बात, कभी कभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी संबोधन कारक होता है। बेटा, परीक्षा निकट है, अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बच्चों, छत पर मत चढ़ना। देवियों और सज्जनों, विवेकानंद की नगरी खेतड़ी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।